न्यूज़ 18 पर नशर होने वाले प्रोग्राम खबर पहाड़ों की के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर खिदमत हैं और हम इस वक्त बानहाल के आड़बल इलाके में एग्रीकल्चर फार्म पर मौजूद हैं, जहां पर फ़ौज की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बाकी शोबों में उन्होंने काम किया। अब ये फार्मिंग के शोबे में लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिसमें मशरूम फार्मिंग और उस जो उनकी जो तरबियत ट्रेनिंग के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत सारे किसान जो इससे दिलचस्पी रखते हैं मशरूम फार्मिंग से वो जमा हुए हैं। तो इसमें ये जो फ़ौज की तरफ से बहुत सारे शोबों में काम किया जाता है, स्कूल का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, ये खेल कूद का शोबा हो, बाकी शोबों में लोगों की मुख्तलिफ तरीके से मदद की जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है, जो टैलेंट होता है लोगों में उसको उभारने की कोशिश की जाती है। तो आज उसी सिलसिले की कोशिश के तहत फ़ौज ने यहाँ पर आड़बर के फार्म में जो एग्रीकल्चर फार्म है यहाँ पर मशरूम फार्मिंग का एक काम शुरू किया है, जिसमें लोगों को तरबियत दी जाएगी, उनको सीड मुफ्त में फराम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर जगदीश बाली साहब हैं, डॉक्टर जगदीश बाली एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। ये इनसे जानना चाहेंगे कि क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर पाए कि फ़ौज को करना पड़ा आज ये सब? डिपार्टमेंट है एक्चुअली हमारा फार्मर जो है वो गरीब तबके से बिलोंग करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है मशरूम कल्टीवेशन में। तो इसमें जो डिफेंस जो है वो भी फार्मर्स को एज ए इंसेंटिव जो है देती है, मशरूम कल्टीवेशन के लिए कुछ सब्सिडी के तौर पे प्रोवाइड करवाती है। ऑपरेशन राहत या दूसरे ऑपरेशन जो सद्भावना वगैरह आर्मी के चलते रहते हैं उनके, तो ये एक कोलैबोरेशन है कि जो ऑपरेशन राहत हो या सद्भावना हो, सद्भावना के तहत जो है डिफेंस जो है आपको प्रोवाइड करवाती है मशरूम के लिए असिस्टेंस, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है मशरूम के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी जो है मशरूम में सब्सिडी जो है प्रोवाइड करवाता रहता है। जैसे लास्ट ईयर हमने लगभग 1000 से ज़्यादा पॉलीबैग्स जो है फार्मर्स को दिए थे, और उससे लास्ट ईयर हमने लगभग 6000 पॉलीबैग जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण में ऑन सब्सिडाइज बेसिस पे जो है फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये मुझे बताइए, जो बानहाल का पहाड़ी इलाका है इसमें आप मशरूम की फार्मिंग को किस नज़र से देखते हैं? क्या यहाँ पर स्कोप है उतना यहाँ ये किया? बानहाल का एरिया जो है ये थोड़ा ठंडा इलाका आता है। ठंडे इलाके में मशरूम, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, वाइट बटन मशरूम की बात करूँगा मैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि 16 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में इसके लिए टेम्परेचर चाहिए मशरूम कल्टीवेशन, और जो है बनिहाल के लिए बेस्ट है। बनिहाल में ऐसा ये बेल्ट है हमारी, जैसे अपर रीचेज में अगर हम बनिहाल में चले जाते हैं तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल हम मशरूम की कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे हम जम्मू में चले जाएं, कठुआ में चले जाएं या रेस्ट ऑफ द इंडिया में चले जाएं, तो हम वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है मशरूम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन में हम थ्रू आउट द ईयर जो है मशरूम जो है कल्टीवेशन कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हायर रीचेज में अगर आप जैसे मऊ मंगत का इलाका आ जाता है हमारा, या चमलवास, नील, खड़ी वगैरह का इलाका आ जाता है, तो वहाँ पे हम समर्स में भी जो है चाहे जून हो, जुलाई हो, वह उस टाइम भी हम मशरूम जो है कल्टीवेशन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो टेम्परेचर जो है वहाँ पे माकूल रहता है। जिला रामबन में अब तक जो आप लोगों ने कोशिश की, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ज़मीनी सतह पर बहुत दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, लोगों को रहबरी करते हैं जो ज़मींदार इससे जुड़े हैं या बाकी जो शोबा है आपका एग्रीकल्चर का उसमें। तो इसमें जो ये मेन जो है मशरूम, इसका क्या रिजल्ट अब तक आए हैं? क्या जो फार्मर्स हैं वो जो इसको करने के बाद, पैदावार करने के बाद खुश होते हैं? मशरूम कल्टीवेशन जो है एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, ये फार्मिंग कम इन्वेस्टमेंट जो है। मशरूम कल्टीवेशन अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो मशरूम में, तो विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर फार्मर को जो है 25 से 30 हज़ार का रिटर्न आ जाता है। कहीं भी जहाँ भी हमने मशरूम कल्टीवेशन करवाई, चाहे रामन का कंडी बेल्ट आ गई या बनहाल का पहाड़ी इलाका आ गया या रामन का पहाड़ी इलाका आ गया, जहाँ भी है, तो वहाँ पे भी जो मशरूम जो है लगभग 2.5 टाइम्स जो है ज़्यादा रिटर्न देता है जितना फार्मर ने इन्वेस्टमेंट किया हो उसके अगेंस्ट। जो फौज यहाँ पर इनको मदद कर रही है कि मुफ्त में बहुत सारी सीड वगैरह, तो आपकी क्या इसमें सपोर्ट क्या रहेगी? टेक्निकल की कुछ और सामान भी आप देंगे इनको? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो सब्सिडी आती है तो वो हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसके साथ में जो डिफेंस अगर इनको प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को हमारे, तो उसमें भी टेक्निकली जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं वो 24/7 जो है अवेलेबल होगा फार्मर्स के फील्ड में। यहाँ हमारे साथ एक फार्मर हैं जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर से तरबियत हासिल कर चुके हैं इस बारे में, तो और कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनका तजुर्बा जानेंगे, कैसा लगा आपको कि जब आप मशरूम
उसमें फार्मिंग में गए, तो रिजल्ट्स के हवाले से आप बात करें, क्या और कहाँ पर चला रहे हैं आप? ये हमने तो ये 2021 में ये शुरू किया था, तो अभी ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये पता वगैरह भी नहीं था कि ये हमें कैसे करना है, क्या करना है और इसका आके जो प्रोसीजर वगैरह वो होता क्या है। तो फिर हमने यूट्यूब वगैरह से और जो जगदेश सर है इनसे या हमारे दूसरे आरिफ सर है उनसे हमने सीखा। तो फिर भी हमने ये है कि फिर भी खुद को खाया और बाकी घर वालों को भी थोड़ा बहुत हमने सेल वगैरह भी किया। तो वो हमारा फर्स्ट टाइम था। इंशाल्लाह इस बार हमने स्कॉच शालीमार में उन्होंने हमें फ्री में ट्रेनिंग वगैरह दिया, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ दिया और वहाँ पे उन्होंने ट्रेन किया। जो आपने शुरू किया तो उसमें कुछ फ़ायदा मिला आपको, जो आपने मशरूम फार्मिंग की? जी, उसमें तो फ़ायदा हुआ। मतलब किस किस्म का फ़ायदा हुआ? उसमें तो हमने एक तो खुद को भी खाया, बाकी हमने मार्केट को भी दिया। तो मैं एक छोटे पैमाने पे किया था। इंशाल्लाह इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसको करें। तो मार्केटिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है जब आप इसको बनाते हैं फिर मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं? तो अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई। हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है यहाँ आर्डबल फार्म के, इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आपकी तरफ से क्या मदद रहेगी जो ये मशरूम फार्मिंग शुरू होने जा रही है, फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों का जो क्या मदद रहेगी एक फार्मर को? इसको हम फार्मर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ है। वो जो उसको जो भी चाहिए, जहाँ भी उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको बिल्कुल साथ रहेंगे। उससे कोई गलती करने की गुंजाइश हम उसको नहीं रखेंगे। मतलब हमको रिज़ल्ट चाहिए, उसको हम इसका हमने 100% रिज़ल्ट हमने ऑब्टेन करके देना है। तो अभी तक ये मशरूम फार्मिंग कैसी रही आपके इस इलाके में? लास्ट ईयर हमने यहाँ चरील में दे दिया, चमलवास में दे दिया, करावा में दे दिया, कसकूट में दे दिया, तो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन उन्होंने फिर भी, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 10,000 था तो कम से कम 20,000 रुपये पे डबल पे वो आगे। तो वही लोग आज दोबारा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो आज आर्मी की तरफ से ये है, तो हमने आर्मी से कहा आप आइए, सपोर्ट हम देंगे, टेक्निक ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, किसान हमारे जिम्मे, आप आइए, आप फाइनेंस कर दीजिए। एग्रीकल्चर की तरफ से है कोई ऐसा रखा गया कि जिसमें किसानों को इस या बाकी जुमरों में जो एग्रीकल्चर के जुमरे हैं, जो मुख्तलिफ शोबे हैं इसके, उसमें ट्रेनिंग या तरबियत दी जाए? हाँ जी, हमने आजकल हमारे यहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। इस वक्त हमारा एक एपीकल्चर में एक अच्छी स्कीम है, मेन एपीकल्चर का है, और हमने मशरूम लेटेस्ट अभी शुरू कर दिया। अभी आर्मी ने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट इनिशिएटिव आर्मी का था, तो इसके नेक्स्ट हमारा मार्च में हम खुद से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये शुरू कर देंगे। फौज की तरफ से इकदाम शुरू किया है कि यहाँ पर मशरूम फार्मिंग की जाए, इनको तरबियत दी जाए, इनको मुफ्त सीड्स वगैरह दिए जाएं जो इसके रिलेटेड होते हैं, जो इसकी पैदावार में ज़रूरत लगते हैं। इस अमर की ज़रूरत है कि जो पब्लिक है, जो ज़मींदार लोग हैं, उनको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि वो जो फ़ौज की तरफ से उनको मदद फराहम की जा रही है, एग्रीकल्चर की तरफ से असिस्टेंस फराहम की जा रही है, उसका पूरा फ़ायदा ले, ताकि वो जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं, बाकी जो कम आमदनी के मसाइल हैं, उन पर काबू पाया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। सब डिवीज़न हेडक्वार्टर रामसू में कई सालों से एक मसला बनकर उभर रहा है। रामसू बिचलड़ी नाले से लगातार यहाँ कानकनी की जा रही है, माइनिंग हो रही है। माइनिंग के ज़रिए यहाँ के जितना भी रिसोर्सेज है उसको निजी तामीराती कंपनी है अपने इस्तेमाल में ला रही है, चाहे वो शहरा की कुशादगी का काम हो या रेलवे का काम हो। तामीराती कंपनियां नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर रामसू के इन रिसोर्सेज के साथ इस्तेहसाल कर रही है। यहाँ पर कई बार फ्लड जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लगातार दिन रात यहाँ मशीनें, 4-4, 5-5 मशीनें और तकरीबन हज़ारों की तादाद में डंपर जो यहाँ सर बोल्डर और जो रेता यहाँ से उठा कर ले जाते हैं, वो यहाँ से क्रशर्स पे लेके वहाँ क्रश किया जाता है और कंपनी को बेचा जाता है। इस ज़िम्न में यहाँ पर माजी में लोगों ने सख्त सवालात उठाए, चाहे अवामी नुमाइंदे हो या यहाँ मकामी सिविल सोसाइटी हो, उन्होंने इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए आवाज़ें उठाई, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस की बात करेंगे रामबन से, कई बार उनको मीडिया के ज़रिए भी और लिखित तौर पर एप्लीकेशंस दी गई कि रामसू के इस मसले को देखा जाए, लेकिन इस जानिब हमेशा से सर्द मोहरी का रवैया अख्तियार किया गया, जिसकी वजह से तामीराती कंपनी को खुली छूट मिलती है और दिन और रात ब्रेकर और मशीनों के ज़रिए यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस वक्त हम रामसू में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हम इसी मकाम पर है जहाँ से पूरा नज़ारा आपको रामसू ग्राउंड का दिखेगा। यहाँ से बिचलड़ी दरिया है
बिस्लरी दरिया के बीचों बीच इस वक्त देखिए आपकी 3 मशीनें लगी हुई है और 3 डंपर खड़े हैं। ये दिन रात यहाँ पर इन रिसोर्सेज को यहाँ से निकाल कर तामीराती कंपनी को यहाँ से बेचे जाते हैं। दरिया के बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त ये खड़ी है। जब हमारी बात यहाँ से ऑफिशियल से होती है, उनका कहना यही होता है कि दरिया के बीच में से नहीं निकाला जा सकता, रिवर बेड से इस तरह का माइनिंग नहीं हो सकता है। लेकिन रामसू में ये चीज़ें दिन दिहाड़े हो रही है, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप देखिए कि रामसू के इस नाले की हालत क्या है, हर जानिब खड्डे ही खड्डे बना दिए गए हैं। ये इन्हीं माइनिंग की से हुए हैं। यहाँ पर कई बार सैलाबी सूरत हाल हुई और दरिया ने 3 से 4 बार अपना रुख बदला है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि तामीराती कंपनी सिगल इंडिया है, इनको भी पास्ट में काफ़ी नुकसान हुआ मशीनरी को, क्योंकि इनके पिलर्स को हिट किया दरिया ने जब अपना रुख मोड़ा। यहाँ से सारे रिसोर्सेज को निकाल कर तामीराती कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, लेकिन इस जानिब हुकूमत इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे साथ रामसू के सरपंच कुलदीप सिंह जी है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। उन्होंने माजी में RTIs की उन्होंने बहुत बार सवाल उठाए, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो जब नहीं दी गई है तो आखिर वो भी मायूस हो गए हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे ये मसला क्या है सर, कब से ये बना हुआ, हमारे रिसोर्सेज के साथ इस का एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, और इस जानिब हुकूमत इंतज़ामिया क्यों खामोश है, और आपकी जानिब से आवाम का क्या रद्द अमल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि ये एक्सप्लॉयटेशन रुक सके और हमारे रिसोर्सेज को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप हमारी आवाज़ को ऊँचे आला इक़्तिदाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हो। वाले साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये लास्ट कम से कम 10 सालों से चल रहा है, लेकिन लास्ट के कम से कम 5 सालों से तो इन्होंने हद ही ख़त्म कर दी है। इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया हुआ है यहाँ पे, आप खुद देख रहे हो यहाँ पे जो हालत उन्होंने बना के रखी है। इससे पहले मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने 2-3 बार ग्रीवेंस सेल में डाला भी ये सब चीज़ें, और मुझे वहाँ से एक ऐसा अजीब व गरीब जवाब मिल रहा है, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन हो या DMO जो है इनका है, उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने पहले इनके साथ एक RTI की ग्रीवेंस सेल में, पहले तो ये मुझे बोल रहे थे कि हमने जी इनके पास परमिशन है, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि ये कौन सी परमिशन है, यहाँ पे फिशरीज़ की तरफ से भी मैं एक बड़ा हैरान कौन उनका एक रहा है कि ये देखिए अभी भी आपके सामने बीचों बीच कर रहे हैं, और यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट कहीं है नहीं, इरीगेशन डिपार्टमेंट कहीं खामोश है। अपना DMO जो है माइनिंग वाले हैं वो तो चलो मुझे ये नहीं पता है कि उनके साथ इनकी क्या डील हुई है। ये नेशनल प्रोजेक्ट के नाम लोगों ने हमारे यहाँ पर इस पूरे जो रिसोर्सेज थे, पंचायत के रिसोर्सेज थे, इनके साथ इन्होंने क्या खिलवाड़ किया है। इसी एक की वजह से यहाँ पर इतने फ्लड भी आए हाल साल में, और ये घर जो गिए हैं ये भी इनके ब्रेकर की वजह से हुआ है। और उसके बाद मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ, एक जो मैंने इनके साथ पहले की थी एक RTI की, तो पहले इन्होंने मुझे बताया नहीं जी इनके पास परमिशन है। 2 साल से तो ये परमिशन के चक्रों में चलते रहे। मैं SDM साहब के पास गया, SHO साहब के पास गया, D C साहब के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। तो मैं मजबूर होकर मैं ग्रीवेंस सेल में मैंने एक ID डाली, तो वहाँ से मुझे उन्होंने एक रिप्लाई दिया, मुझे जवाब नहीं दे रहे थे, कह रहे थे हमारे पास ये है, हमारे खजाने में जा रहा है, कोई मुझे दे नहीं रहा। लेकिन जब मैंने ग्रीवेंस सेल से किया तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक RTI का जवाब दिया है, उसमें ये लिखते हैं नवयुगा काजीकुंड जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है, मैं दे रहा हूँ रामसू का। मुझे भाई रामसू का बताइए RTI में कि भाई रामसू में आपने कितना लिया है, कितना कितने वो बताओ कहाँ के, ये मुझे दे रहे हैं। ये मैं आपको ID भी शेयर करता हूँ 990029848443, ये मेरी ID है। और ये लिख रहे हैं कि नवयुगा काजीकुंड एक्सप्रेस NH पे, इस पे इन्होंने लिया है 3,57,62,000। ये वहाँ से इन्होंने उठाया, इसमें क्या मैशनरी इन्होंने उठाया स्टोन 12910 मीट्रिक टन, ये इसकी इन्होंने रॉयल्टी ली है। सैंड उन्होंने ली है 106,115 मीट्रिक टन। उसके बाद उन्होंने क्रशर डस्ट लिया है 730,999 मीट्रिक टन, ये काजीकुंड बनिहाल का। उसके बाद SCC के बारे में ये बताइए, तो नवयुगा का था SCC का, ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर रामबन का मेरे पास रिप्लाई, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। SCC को उन्होंने दिया 90,75,000, ये रॉयल्टी उन्होंने ली, ये भी बना लिया है। हाँ SCC। DRAIPL ABCI ये एक जॉइंट वेंचर है, इससे इन्होंने लिया है 3,37,500, ये वहाँ से लिया है। रॉ मटेरियल इतना लिया, लेकिन मैंने पूछा था इनको रामसू, वो ये दे रहे हैं मुझे बनिहाल का जवाब, मुझे मैनिपुलेट करके दे रहे हैं। अच्छा। कि भाई हम दे रहे हैं। जब मैंने फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, भाई मैं रामसू का मांग रहा हूँ, आप मुझे बनिहाल का क्यों दे रहे हैं, मुझे रामसू का चाहिए जो आपने यहाँ पे लिया है। तो मुझे वहाँ पे पर्सनल ऑफिस में बुलाया के लेके गए,
और मुझे बड़ी धमकियाँ दी, वहाँ पे केस होगा, बस आप चुप रहो, बैठ जाओ, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब कहाँ, जब कोई सुनता ही नहीं है। और ये देखिए, ये हाल है नीचे, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही है। पुलिस स्टेशन हमारा यहाँ पे, एसडीएम ऑफिस यहाँ पे है, लेकिन उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने तकरीबन 3 बार ग्रीवेंस सेल में एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले। जब वो आरटीआई करते हैं तो आरटीआई में उनको बानिहाल का रियॉल्टी दिखाया जाता है, न कि रामसू का। तो ये बातें जो है ये दर्शाती है कि यहाँ पर जितने भी महकमे जात है, चाहे डीएमओ हो, चाहे फिशरीज़ हो, चाहे इरीगेशन फ्लड कंट्रोल हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से रामसू में रिसोर्सेज के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और यहाँ के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। उम्मीद ही की जा सकती है कि ज़िला इंतज़ामिया अब तो होश के नाखून ले और गवर्नर इंतज़ामिया इन चीज़ों पर तवज्जो दे, जो इलीगल है या इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हमारे रिसोर्सेज के साथ हो रहा है, उसको रोके, ताकि हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को बचा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट लेदा इसलियास बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर विच मौजूद है, जिथे एक मल्टीपर्पज़ हाल अज तो 5 साल पहले उसना जरा संगे बुनियाद रखा गया था, तो कम शुरू होया सा, लेकिन अज तक जड़ा ये कंप्लीट नहीं होया। ये कंप्लीट ना होने नाल इत्थे बच्चे ने जड़ा इसना जड़ा फायदा होना सा वो नहीं मिलना। साढ़े नाल इत्थे जड़े गौरमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर ने प्रिंसीपल सैयद सलीम शाह और जड़े मौजूद हैं, अस उन्हां नाल अज गल कर सर तुसां न्यूज़ 18 विच स्वागत करने हैं। ये जो मल्टीपर्पज़ हाल से कदों बनया से, तो इसना जड़ा कितना बेनीफिट अगर बन जाना तो कितना बेनीफिट हुआ? ये मल्टीपर्पज़ हाल हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर का मोहतरम जनाब एजाज डीसी साहब जब यहाँ पर थे तो उन्होंने इसकी सैंक्शन दी थी, और वो ये चाहते थे कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं इस स्कूल को कोई फ़ायदा दे दूँ, ताकि यहाँ के बच्चे, यहाँ के अवाम इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो हाल है ये मल्टीपर्पज़ हाल है, इसमें हमारे बहुत सारे पर्पज़ जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे हमारा एग्ज़ामिनेशन है, कोई भी सेमिनार है, कोई प्रोग्राम है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है। चूँकि मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी मीटिंग है वो हमारे ज़्यादातर हायर सेकेंडरी स्कूल में होती हैं, तो अगर ये हाल बन जाएगा तो ये मीटिंग जितनी भी हैं, चाहे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के सिलसिले में हो, 15 अगस्त 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है उसके सिलसिले में हो, तो ये सारी मीटिंग्स हम यहाँ पे बड़ी आसानी से करवा सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम बड़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे करवा सकते हैं। हमारे पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस वक्त। कितनी बार ये होता है, इसका काम जो है ये 2018 में जब डीसी एजाज साहब ने दिया था तो काम शुरू हुआ था। उसके बाद ये लेंटर लेवल लेंटर इसका पड़ गया, उसके बाद इसका काम ठप हो गया। ठप होने के बाद फिर इसका काम, अब मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या वजूहत रही। कहते हैं कुछ इसमें जो ठेकेदार हैं उनके बीच में किसी ने स्टे करवा दिया, फिर कहीं काम रुक गया, पैसा लैप्स हो गया। तो फिर ये पीछे यहाँ डीसी साहब आए थे तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये हमारा मल्टीपर्पज़ हाल किसी तरीके से इसको आप कंप्लीट करवाएं। मैंने सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की, एसडीएम साहब से, और जो वाइस चेयरपर्सन है मोहतरम अशफाक साहब, जनाब टिक्कू साहब, सबको मैंने कहा कि ये हमारा हाल जो है ये कंप्लीट करवा के दें। तो इसमें जो हमारे सीओ साहब हैं उन्होंने इस बार पैसा रिलीज़ किया प्लानिंग सेक्शन से, तो वो कहते हैं उसमें 4,57,000 रुपया था, जिसमें जो पुराना ठेकेदार जिसने काम करवाया था उसकी लायबिलिटी थी, उसकी बैलेंस पेमेंट थी, तो वो हो चुकी है इसकी। तो अब ये जो हमारा हाल है ये ऑन गोइंग में चल रहा है। तो इसका काम अभी हमारे ये बीडीओ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने जई साहब को भेजा था, जई साहब ने इसका डीपीआर बनाया है, और वो कहते हैं कि ये जल्दी ही हम करीब 1-2 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर एक कंप्लीट हो सीधा तो सुनिए तो स्कूल कितने बच्चे जड़े इसका फ़ायदा उठाई सकते? हमारे जितने भी बच्चे हैं इस स्कूल में जो पढ़ते हैं, हमारी इस वक्त जो तादाद है 653 है, वो सारे के सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जब कहीं बारिश हो जाती है या कुछ हो जाता है या वैसे भी कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो हमारे बच्चों की तरफ से होता है या स्कूल की तरफ से होता है तो वो प्रोग्राम यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। सर नाल स्कूल ने एक और टीचर हुई ना, उन्होंने नाल भी गल कर सर इस पर कितनी लागत अज तक हुई है और कितना पैसा जो इसना लैप्स होया से? इसना पैसा जो लैप्स होया सा इस तो पहले वो सी कोई 14 लाख। ये 27 लाख का प्रोजेक्ट था जब 2018 में ये सैंक्शन हुआ। डिफरेंट स्कीम से जो है पैसा प्रोवाइड किया गया था।
लेकिन बिल जो है टाइमली ये पंचायत वाले सबमिट नहीं कर सके और वो पैसा हो गया लैप्स। उसके बाद हमने भी अप्रोच की, ठेकेदार ने भी की 2019 में, 20 में, फिर 20 में जो पैसा आया वो लैप्स हो गया कोविड-19 की वजह से। तो वहाँ पे क्या रही फलाह वो हमें पता नहीं है। तो अभी जो है ये 2022 में जो है 6 लाख रुपया उन्होंने रिलीज़ किया है। पेंडिंग लाइबिलिटी जो 457 की थी वो ठेकेदार की क्लियर हो गई है और बाकी जो DPR है नियर अबाउट 37 लाख का उन्होंने तैयार कर दिया है और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने सबमिट भी कर दी। अब ये ऑनगोइंग में है। तो सर सुनिए इन्होंने गल्लां इन्होंने यह कहना है कि इत्थे जड़ा है ये मल्टीपर्पज़ हाल अगर तैयार हो सी तो साढ़े बच्चे जड़े ने इत्थे पेई दा एग्जाम भी दे सकते। गल आही कि अगर इत्थे जड़ी कोई भी मीटिंग होनी हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होनी हो इत्थे होनी तो वो मीटिंग भी इत्थे हो सकन। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। खबर पाने वास्ते पुज्जे पुंछ ने LOC ने ग्रां दलान और दीवार ने इतने करोड़ों रुपए खर्च करी एक पुल जो बनाया गया है। लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक पुल बनाया और पुल तो बनया, लेकिन पुल बनने तो बाद जो है इसने वास्ते कोई जी अप्रोच रोड नहीं बनी है, जिसने कारण इतने लोगों की काफ़ी परेशानी है। दोस्तों कि इन्ने पैसे खर्च करी, इन्ना जबरदस्त जो पुल बनया है और करोड़ों रुपए इस पुल पर लगे और ये LOC ने लोगों की बड़ी खुशी थी कि पुल बनी है और उस तो बाद लोग जो उन्होंने इसना फायदा मिल सीगा और लोग जो गड्डियाँ आई जा सकन। लेकिन अज ये हालात है कि ये पुल ने नाल जी सड़क जी बनी जाती और सड़क नहीं बनने के कारण हाले भी जो लोगों की पैदल आना जाना पैना है और लोग जो काफ़ी परेशान हैं। और अज अस इतने लोकल लोगों जो गल कर सा कि लोकल लोगों का क्या कहना है और इस जी सड़क ना होने कारण लोग क्या बने, लेकिन हाले तक जी है उसकी अप्रोच रोड नहीं बनी, उसके कारण कितनी परेशानी होनी है। सुनो मेरा नाम जी राजा मोहम्मद अब्बास खान, ज़्यादा तौर पर दगवार मलदियाला ग्रां जड़ा है मेरा आबाई ग्रां है। मैं इत्थे ही रहना, रोज़ राती इत्थे वापस आना जाना। मैं किस तरह परेशानी है कि पुल बनया लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बड़ी देर ख्वाहिश लोगों की पुल नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने भी किया और प्लस असा लोगों की कोशिश ये है कि अस भी बड़े दूर तक जाके अप्रोच करके पुल सैंक्शन करवाया। गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट के शुक्रगुजार। पुल बन गया, बड़ा अच्छा पुल बनया, मतलब डबल लाइन गड्डियाँ हाईवे बन गया, गाड़ी भी आनी है, इधरों भी जानी है। लेकिन इस पुल ना मज़ा ता है कि इसकी कोई कनैक्टिविटीज़ जी है वो किसी मेन रोड नाल अगे मिलाई जाए। तो वो मैं गुजारिश ये करा कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर ने लगभग रोड जी है वो मेजरमेंट की गई तो वो रोड कनैक्टिविटी जी है वो मेन रोड नाल अगे हाई स्कूल नाल मिल सकनी। इस सिलसिले में असा सारे भरा ने रल के सरपंच साहब भी गए, मैं भी गया, बानो प्रताप ने भी हम दगवार न रहना बाशिंदा हो गया। तो असा सारे ने DC साहब ने अप्रोच की थी कि भाई ये साड़ा रोड ना जो मसला है किया जाए, क्योंकि गवर्नर साहब ने पुल ना इनाग्रेशन कर दिता कोई 3-4 महीने पहले। अस बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी DC साहब ने भी। लेकिन ये पुल का सड़क ना काम है इस वक्त तक पेंडिंग है और वेरियस मैं खुद DC साहब ने 4-6 दफ़ा बात कर चुका हूँ ऊपर। और साढ़े डिस्ट्रिक्ट सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब ने ही बड़ा रोल होना। तो मैं DC साहब ने गल की थी, उन्होंने कहा जी मैं ईरा वाले आख्या नहीं, वो नहीं आख्या ना, उसी आख्या ना। ईरा वाले को इतने मगरूर और बेगर्ज और कोई क्या पता नहीं उन्होंने कोई पैसे पुल ठेके शेके करके गवर्नमेंट ने पुल बनाने का कोई ज़्यादा पैसा आ गया, वो किसी का गल करने वास्ते राजी नहीं है। मेरे सुनने में ये गल भी आई कि कुछ पुल ना पैसा बच गया, जो पैसा संख्या बच गया ना। मैं DC साहब कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट ने कागजात हुई वो बात ट्रांसफ़र होनी रहनी, पैसा मनी उधर आना रहना जाना रहना। DC साहब आप वो पैसा कन्वर्ट करें, उसको दे अपने PWD ने एक्शन की दियो, वो कोई ना रोड ना टेंडर कॉल कर। बुनियादी तौर पर गलती जी है वो ईरा वाले ने की थी कि इसने DPR जो स्कूल पुल तक बनाना चाहिए सा कि उत्थे तक बन जाए तो आई वो रोड थ्रू हो जानी, उत्थे तक नहीं होनी। हूँ पुल बन गया, शुक्रगुजार। लेकिन अगे जब तक साढ़े अगे रबता किसी मेन रोड नाल नहीं जुड़ना तो कोई मसला नहीं बनना। लिहाजा साढ़े 5-6 पंचायत हैं, जिस तरह बगियालदरा पंचायत है, देगवार तेड़वा पंचायत है, दलाना मसला है, देगवार मलदेरा पंचायत है, नक्करकोट नूरकोट पंचायत है, अजोट पंचायत है। ये 6-30-40 हज़ार आदमी जड़ा है ये इस वक्त रार पार इस पुल की वजह तो रार पार उन्होंने आपसी मिलाप प्राप्त इस वजह तो हो सकना। अस गवर्नमेंट ही कहाँ गए, अस बार्डर लोग हाँ, अस इतने इंडियन पैट्रियाट लोग हाँ कि पिछले 75 साल तो असने इन बार्डर नहीं सरहदों पर हिंदुस्तान के तिरंगे को बड़ी बुलंदी से पकड़ कर ऐसा रखा ना। ठीक है, असें अगर पुल का मसला हो गया तो ये छोटा जहा मामला बाकी रहना सड़क ना, उस वास्ते असा की न तरसाया जाए वरना एक हफ्ते का टाइम है। सरपंच साढ़े नाले बैठक खड़ा है मेरे नाल अपने सरदार साहब और बाकी ये सारे वकील और सारे पंच सरपंच सारे आए ने चीज़ा पंचायतों ने। एक हफ्ते के अंदर अगर साड़ी रोड ना काम स्टार्ट ना होया तो इतना पुल ने पर आस कॉन्स्टिट्यूशन ने
और असें आज़ादी हक है प्रोटेस्ट करने ना, तो अस शायद प्रोटेस्ट भी करेंगे। सर सरपंच ने गल कर कि सरपंच पुल बनने तो बावजूद भी अज तो लोग पैदल टूर्नामेंट कराने। सर सब तो बड़ी गल यह है कि अगर पुल पर लोग पैदल चलने का कारण ये है कि अगर जी है रोड ने जोड़ कुछ पासे आई नहीं, अद्धे रस्ते में जाइए रोड सटी छोड़ी और ना अगले पासे जुड़नी ना पिछले पासे जुड़नी रोड। अगर रोड जुड़ेगी तो लोग कोई मोटरसाइकिल है, कोई गड्डी है, कोई ऑटो है, उस पर लोग आसन किस तरह पैदल लोग चलना पैसी उस तो कि जेडे लोग इस टाइम में इला खजर खुआर हुए ने, ये लोग क्यों हुए ने सिर्फ तो सिर्फ कोई 850 मीटर या 900 मीटर रोड जी है इसने वजह तो खजल है। असें डीसी साहब की रिक्वेस्ट करने हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हफ्ते ना सारे मौका देता कि एक हफ्ते अंदर अंदर सारी रोड ना काम जो स्टार्ट किया। मैं डब्ल्यू साहब गल हुई मेरी जोड़े PWD ने उन्हें कहना कि मैं अपनी रोड जो थोड़ी लिख के दी थी किसकी हीरा वाले की, अगर नहीं हीरा वाले बनाने तो असें लिख के देन अस 2 अरबियां क्यों फसाया ना होना, इसलिए 2 अरबियां फसे ने। ये सारे जिस तरह मेरे बड़े भरा राजा अब्बास खान जी ने क्या कहा कि यह साड़ियाँ चेनियां नाल है, जो कि मौत हो जानी पारले लोग पार बैठे रहने तो उराले उरार बैठे रहने, लोग उरार नहीं चढ़ सकने। चलो गवर्नमेंट का शुक्रिया कि असें कि 7-8 पंचायत कि इन्हें जोड़िया, लेकिन जोड़ना फायदा क्यों है कि अगर साड़ी रोड नहीं बनी, साड़ी रोड बननी चाहिए। डीसी साहब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अस साड़ी एक धारी ना मांग है कि रोड जो बन गई अस डीसी साहब को कख नहीं मंगने, रोड मंगने। शुक्रिया जी, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप। एक पुल लाई दिता गया लेकिन इस पुल ने अगे जी सड़क नाल जुड़नी सी और जी अप्रोच रोड है वो नहीं बनाई दी गई। लोग बहुत सफर करने पे ने। एक तुम तकी सकते हो कि पीछे पाकिस्तान है, बिल्कुल बॉर्डर पर एक विलेज है, एक गाँव है जिस विच लोग बड़े नैशनलिस्ट लोग हैं, उबल वतनी का जज्बा रखने हैं। इन्होंने लोग हर टाइम जिस टाइम भी कदे अगर शैलिंग हुई है या कोई भी अगर जितनी साड़ियां जंगा हुई हैं, लोग इतने हिंदुस्तान का झंडा जो चुकी रखे है अपनी छाती ठोक के इतने खड़े हुए हैं। लेकिन आज अगर कोई जरूरत पैनी है, एक पुल अगर सही दिता गया, उस पुल की प्रॉपर वे नाल कनैक्ट करना चाहिए सा। अगर एक एजेंसी जिस तरह सरपंच साहब ने दसिया कि इरा डिपार्टमेंट ते नाल जिहड़ा साडा PWD आखना है कि इरा ने कोल इरा वाले आखने वो कोई काम करके राजी नहीं, वो गल आनी है उन्होंने तो शायद थोड़ा बहुत जो काम है क्लोज है उन विद इन डेज तो अपना समान चुकी तो चले जा सकेंगे। ये फिर किसने खाते जासी लोग केड़े डिपार्टमेंट ने पिछे जासन। साड़ी डिस्ट्रिक्ट साढ़े जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ नवंबर ने महीने विच सरपंच साहब ने वसादत विच सारे लोगों एक जाके एक मैमोरेंडम दिता सी। मैमोरेंडम ने एवज विच डीसी साहब ने जिस टाइम मेरा एक्सीएन की लिखिया कि तुस एक फैक्चुअल रिपोर्ट इतने प्रेजेंट करो कि आगे क्या काम करना, वो नवंबर थी लेके देखो तुस आज फरवरी का महीना ही है, 3-4 महीने हो गए हैं, क्यों वो रिपोर्ट नहीं दी गई है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बॉटल नेक्स है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं तो वो दसन ताकि इसना अजाला किया जाए। इतने बॉर्डर ने लोग चाहे कदे भी इधर सिक्योरिटी सेफ्टी इशू हो सकना है। अगर बच्चे इतने पढ़ने कोई बीमार है, बॉर्डर ना इलाका है, तो जानने हो एक बेसिक चीज़ है। बड़ी दुख की गल है कि एक कुछ डिपार्टमेंट इरा डिपार्टमेंट जड़ा है इस तरह के ना काम करना है जिसने कारण बॉर्डर ने सारे लोगों की बहुत परेशानी होनी पी। तो देखो लोगों ने ये कहना है कि पुल बनया लेकिन सड़क ना बनने कारण आज भी लोग पैदल चलने मजबूर हैं और लोगों ने डिमांड है कि जी 800-900 मीटर जी सड़क है वो सड़क की तामीर की जाए ताकि इससे गड्डियां चल सकन और लोग भी गड्डियां जान पे घर बैठते हैं। क्योंकि पिछले 70 सालों तो लोग जो काफ़ी परेशान सन, एक तो शैलिंग सी, दूसरा सड़क ना होने कारण लोगों की मुश्किल सी। लेकिन आज जो पुल बनया लेकिन सड़क ना बनने कारण आज लोग फिर परेशान और लोग ये चाहते कि इस पुल ने जी आगे कनेक्टिविटी जोड़ी जाए, सड़क बनाई ताकि लोगों की आसानी हो सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC दिगवार पुंछ।